हेलो प्यारे बच्चों, आई एम सुबोध कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और जब केमिकल काइनेटिक्स जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो रेट को हमने किस तरह से डिफाइन किया था। आपको पता है हमने कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के टर्म में रेट को डिफाइन किया था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बन रहे हैं, है ना। तो अभी सिलेबस में क्या हुआ है कि आपके सिलेबस से फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन के टर्म को हटा दिया है और उसके बदले जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने ऐड किया गया है वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट वगैरह है, इन्हीं सब की वजह से या तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी डिक्रीज होता है और कभी इंक्रीज होता है। इंक्रीज और डिक्रीज किस सिचुएशन में होता है? जाहिर सी बात है, यदि आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो सर कॉन्सेंट्रेशन यदि हायर अमाउंट में है तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। उसी के हिसाब से सर यदि कोई रिएक्शन ऐसा है जो इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक से मतलब क्या है कि यदि हम रिएक्शन को टेम्परेचर देते हैं तब जाकर रिएक्शन यदि फॉरवर्ड होता है तो वैसे रिएक्शन को टेम्परेचर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यदि कोई रिएक्शन ऐसा है जो प्रेशर बढ़ाने से प्रोडक्ट बनाता है तो उस केस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कैटलिस्ट की यदि आप बात करते हैं तो कैटलिस्ट के केस में यह भी हो सकता है कि आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड कीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे, जिसमें सबसे पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया है कि आखिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या क्या होना चाहिए। देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मतलब ये है कि हो सकता है कि रिएक्शन आप गैसियस कंपोनेंट के साथ करवा रहे हो, लिक्विड कंपोनेंट के साथ करवा रहे हो या फिर सॉलिड स्टेट वाले कंपोनेंट के साथ आप करवा रहे हो। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा की हम बात कर रहे हैं बालक। यदि हम एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि गैसियस रिएक्टेंट यदि है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड ज्यादा होगा, लिक्विड में ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। इसको याद रखेंगे बच्चे आप लोग, ठीक है। दूसरा इसी का, ये तो पहला था एक्सपेरिमेंटल डेटा। दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को लेकर के। अच्छा, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। आपको पता है कि जब कोई पार्टिकुलर एलिमेंट या फिर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, टूटने की बात नहीं बोल रहे, वो बस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस बेचारे का ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो कोई इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई रिएक्शन हो जो टूट ना रहा हो, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जरिए काम हो रहा हो, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए वैसे रिएक्शन में भी कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है। क्योंकि यदि आप सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट से मतलब है आप NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, Na2SO4 ले लीजिए, है ना। तो सॉल्ट की खासियत क्या है कि वो जब एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा ना तो फटाक से टूट जाएगा केटायन और एनायन में। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड की आप बात कीजिएगा तो इसमें वैसी कोई टूटने की गुंजाइश नहीं होती, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं वैसा रिएक्शन जो रेडॉक्स हो और उसका कंपैरिजन यदि आप आयनिक रिएक्शन वाले से कीजिएगा तो रेडॉक्स वाला रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को यदि हम लोग रेडॉक्स और आयनिक वाले से कंपैरिजन करें तो रेडॉक्स वाले में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। तो वही हमने पॉइंट में लिख रखा है, विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर also slow as compared to the ionic reaction, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट था आपके पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट को लेकर के। दूसरा हम बात करने चल रहे हैं टेम्परेचर को लेकर के। देखो, हमने आपसे शुरुआती में कहा है अभी कि वैसा कोई रिएक्शन जिसको टेम्परेचर देने से, है ना, वैसा कोई रिएक्शन जिसको यदि हम टेम्परेचर दे
और तब वो प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शन को आप किसकी कैटेगरी में डालते हो? एंडोथर्मिक। और यदि ऐसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज करता है, वैसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बात कर रहे हैं अभी एंडोथर्मिक की। ओके, तो एंडोथर्मिक कहने का मतलब है कि आप टेम्परेचर दीजिएगा, हीट एनर्जी दीजिएगा, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो जाहिर सी बात है सर, ऐसे रिएक्शन को टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अच्छा, यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक कहने का मतलब रिएक्शन होने के बाद, है ना, जब प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज करेगा, तो ऐसे रिएक्शन को यदि आप टेम्परेचर दीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इसे आप लोग पॉइंट आउट करके रखेंगे, और हमने यहां पर लिख भी दिया है। क्या लिखा है भाई? हमने लिखा है कि जनरली ड्यू टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर rate of reaction increases, but for exothermic reaction rate of reaction decreases with increase in temperature। इसे सभी बच्चे पॉइंट आउट करके याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है थर्ड आपके पास कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, यदि आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कीजिएगा तो कॉन्सेंट्रेशन से मतलब ये है कि हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख रखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से मतलब क्या है सर? जो हम लोग अमाउंट लेते हैं ना रिएक्शन के स्टार्टिंग में, उसी की हम बात कर रहे हैं, है ना, कि कितना पर लीटर के हिसाब से हम मोल यूज कर रहे हैं। ओके, तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, यदि रिएक्शन आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट वाला है तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा वैसे वैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चौथा पॉइंट हम लोग बात करने चल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए, कैटलिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट बहुत तरह के होते हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, होमोजीनस कैटलिस्ट होते हैं, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होते हैं। होमो का मतलब आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि सर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज के जैसा होगा जो कैटलिस्ट, उसको होमो की कैटेगरी में रखेंगे, और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज से अलग फेज का होगा उसको हम लोग हेट्रोजीनस कैटलिस्ट बोलेंगे। तो यहां पर हमें स्टेट से मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है। तो याद रखेंगे, वैसा कैटलिस्ट जिसके आने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है उसे हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और वैसा कोई रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट को ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए उसे हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख रखा है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज because it lower down the activation energy to increase the rate of reaction। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी रिएक्टेंट को एक ऐसे एनर्जी लेवल पे पहुंचा देना जिसके बाद वो खुद प्रोडक्ट बना ले। वो रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। उस रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यदि मान लीजिए एनर्जी उससे ज्यादा है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन में दिक्कत हो सकती है ना। तो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर रिएक्टेंट की एनर्जी पहुंच जाए, ताकि हमारा रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाए बालक? प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ओके, चलो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, जहां पे पांचवा पॉइंट है आपके पास इफेक्ट ऑफ सनलाइट। देखो, इफेक्ट ऑफ सनलाइट से मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारे नेचर में बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिसको हीट एनर्जी बोल लो, रादर आप सनलाइट बोल लो, उसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है। कहने का मतलब आप जानते हैं कि सर H2Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो HCl का फॉर्मेशन देता है, ये बात सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये रिएक्शन जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये मैंने एनर्जी लिखा है ना,
न्यू बराबर ये एनर्जी ऑफ सनलाइट किसके बराबर होता है, H/c लैम्डा या h न्यू बोलते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे सनलाइट लिख लो ना भाई, क्या दिक्कत है, क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि सर कार्बन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी रिएक्शन जो होता है ना भाई, ये भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, याद रहेगा सभी बच्चों को। तो वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन या दैट रिएक्शन अफेक्टेड बाय सनलाइट। ओके, हमने क्या डेफिनेशन लिख रखा है भाई, द केमिकल रिएक्शन विच इन्फ्लुएंस बाय द रेडिएशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट, सच रेडिएशन आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में आपके पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पड़ा हुआ है कि सर उसमें जो हमारा CO2 होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो H2O के प्रेजेंस में रिएक्ट करके वहां पर ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मेशन करता है, या बात आप लोग पढ़े होंगे, जहां पर वो बनाता है C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 6CO2 प्लस 12H2O। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो जानते ही है ना भाई, पढ़े होंगे आप लोग। तो ये जो फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दैट रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय सनलाइट। ओके, चलो, तो हमने अभी बात की कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करा देते हैं। ओके, चलो, तो हम फैक्टर को डिस्कस करने के बाद हम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म लेकर के आए हैं इसके बाद, लॉ ऑफ मास एक्शन का। ठीक है, बस ये टर्म आपको खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये टर्म बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है और इससे क्वेश्चन भी जो आते हैं ना वो आपसे इजीली सॉल्व होंगे। ओके, चलो, तो हेडिंग क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, ये जो लॉ है ये दिया गया था एक नॉर्वेगियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है गुलबर्ग, और एक और उनके मित्र है वॉगे, है ना। तो गुलबर्ग और वॉगे 1884 में इस लॉ को उन्होंने दिया था, वो एक नॉर्वेगियन साइंटिस्ट थे, और उनके कथन के अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन हो, याद रखेंगे, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप ही लोग जज करो कि यदि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत कम लीजिएगा तो सर प्रोडक्ट भी कम बनेगा, यदि आप रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में लीजिएगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो उनका बस यही कहना था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट only depends on concentration of reactant and their stoichiometry goes to their power। कहने का मतलब क्या है, जो नंबर आप बैलेंस करने के लिए लगाते हो ना भाई, ये इतना मोल वो उतना मोल, तो वो जो मोल है ना, स्टोइकियोमेट्री है, वो उसके पावर टर्म में चली जाएगी। तो पहले तो आप डेफिनेशन देख लो, फिर हम एग्जांपल के जरिए इसको क्लियर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant temperature at any given time the rate of reaction is directly proportional to the product of active mass। active mass कहने का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। active mass of reactant raised to their power of their stoichiometric coefficient। एग्जाम्पल से समझिए कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है A जो B के साथ, है ना, कोई रिएक्शन है जिसमें A रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट C और D बना रहा है। बस ध्यान से इसको समझते चलिए। मान लो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने N1 लगा रखा है, यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है भाई, N2 लगा रखा है, यहाँ पर हमने N3 लगा रखा है, और यहाँ पर हमने N4 लगा रखा है। बस ध्यान से समझिए। तो C और D कितना बनेगा, मतलब किस रेट से C और D बन रहा है, ये सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का, और जो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगी वो पावर टर्म में चली जाएगी।
तो मुझे बताओ, यदि हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, है ना, यदि हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो जरा ध्यान से समझना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ए की स्टाइक्योमेट्री सर N1, उसको पावर में भेज दो, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर N2। आई बात समझ में? नॉर्मली आप इतना बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर N1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर N2। ओके, अब आप मुझे बताओ, यदि आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इसके बदले कांस्टेंट वैल्यू डालोगे। अच्छा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस आप एक सेकेंड वेट करो। ओके, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मुझे बताओ, यदि आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इसके बदले कांस्टेंट वैल्यू डालोगे। तो मुझे बताओ, रेट बराबर, यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई? के, हमने एक कांस्टेंट वैल्यू डाल दिया के, बाकी बात जैसे का तैसा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर N1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर N2। बस, दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू लॉ ऑफ मास एक्शन। आई बात सबको समझ में? फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी का। फिर से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें H2O2 के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है भाई? बैलेंस खुद से करना सीखना होगा आपको। बस हम रिएक्शन को यहां पर बैलेंस कर दे रहे हैं, ओके। और हम पूछ रहे हैं कि भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या होगा। तो आप फटाक से लिख दीजिएगा, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 जो उसकी स्टाइक्योमेट्री वो पावर में लगाना मत भूलना, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, और कुछ नहीं है सर तो 1। रेट इज इक्वल्स टू, यदि हम लिखना चाहें तो आपको पता है सर, कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर 1। इस तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए हम रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखेंगे सभी बच्चे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। इस तरह से हमने रिएक्शन को दिखाया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, यदि हम रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कराते, यानी अब H2O से हम H2 और O2 बनाने चल रहे हैं, तो H2 और O2 कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, और जो इसकी स्टाइक्योमेट्री वो पावर में चली जाएगी। कहने का मतलब, यदि हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर लिखें, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले लिख लो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, यानी H2O2 अब कितना बनेगा ये किसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा भाई? यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पर, और इसकी जो स्टाइक्योमेट्री पावर में भेज दो। तो मुझे बताओ, यदि आप रेट बराबर लिखोगे यहां पर तो एक कांस्टेंट वैल्यू डालोगे, है ना, K। क्योंकि बैकवर्ड हो रहा है इसलिए हम B डाल देते हैं, आपका मन है तो यहां पर F कर देना फॉरवर्ड के लिए, इनटू क्या हो जाएगा बलक? चलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज़ टू द पावर 2। इतना सिंपल है ये। आप बस वैल्यू पुट आउट करोगे, आपको यदि सवाल देगा ना तो आप कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट आउट करोगे और रेट निकाल दोगे। इस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग आने वाले दिन में, है ना। फिलहाल एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे कुछ और भी चीजें यहां पे बतानी है आपको। देखो, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। हमने अभी आपको कहा कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसाइड करता है। अच्छा, रिएक्टेंट कितना बनेगा यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो A B बना रहा है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए N1 क्या ये N लगा हुआ है, सीधा सीधा N, और यहां पर N1 लगा हुआ है। तो मुझे बताओ, यदि हम रेट
फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यदि हम बात करें तो, है ना, तो रेट बराबर यदि हम लिखना चाहें डायरेक्ट, है ना, ए से बी बन रहा है, सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात मत करो, सीधा फॉरवर्ड ही हो रहा है। तो रेट की यदि हम बात करें तो सर वो कांस्टेंट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एन के बराबर होगा। तो नाउ यदि हम यहां से, अच्छा ये तो रेट है, ये क्या है भाई, रेट कांस्टेंट है, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। तो यदि हमसे के बराबर पूछ ले तो के बराबर क्या हो जाएगा सर, ये नीचे आ जाएगा ना, रेट के नीचे आ जाएगा, बस ध्यान से समझिएगा अभी, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और रेज टू द पावर एन। अच्छा एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी के जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ही ना। यदि ए है तो ए लिख दिए हैं, बी रहता तो बी लिखते, सी रहता तो सी लिखते। ओके, तो के बराबर हमारे पास क्या बन के आ रहा है, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन। अच्छा ये बात हम क्यों लिखे हैं, ये बस मुझे यूनिट बनाना है कि आखिर रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना, इस रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, खुद से बनाओ। रेट कल के क्लास में ही बताए थे, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। चलो तो बनाओ, सभी लोग बनाओ यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है सर, बस उस वैल्यू के जैसे का तैसा लिख दिए, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पड़ा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब कुछ भी, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, और उस पर पावर एन है। और सभी बच्चे कमेंट में मुझे बताएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, यस मोल पर लीटर। यही जवाब मुझे चाहिए, मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। तो हम यहां पर लिख दिए हैं मोल पर लीटर, है ना, यूनिट लिख दिए। अच्छा इस पर पावर सर कुछ नहीं है तो क्या हम 1 मान ले, क्या कोई दिक्कत किसी को नहीं, बराबर ये मोल पर लीटर जैसे का तैसा रहने दो, ठीक है, मोल पर लीटर, बस ध्यान से समझिए। नीचे भी मोल पर लीटर पड़ा हुआ है, इस पर पावर n है, इस पर पावर 1 है, तो आप ऐसा करो इसको उठा के आप ऊपर ले जाओ, जाहिर सी बात है इस पर पावर 1 है सर, इसको नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो ये -n हो जाएगा क्या, इनटू क्या बन गया, पर सेकेंड। बस दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 - n इनटू पर सेकेंड, वेयर n is order of reaction and their value may be 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अच्छा इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा ये हम थर्ड लेक्चर में लेकर के आएंगे इसको, ठीक है। थर्ड लेक्चर में इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट rate constant with respect to concentration and also with respect to pressure। ये सभी बच्चे याद रखेंगे मेरे इस बात को, है ना। थर्ड लेक्चर में इसका हम एक्सप्लेनेशन लेकर के आएंगे, है ना, और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे हम, ठीक है। हाल फिलहाल यूनिट तो सभी को बनाना आ गया, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 - n इंटू पर सेकेंड, वेयर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू मे बी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। अच्छा ये पॉइंट हम क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये जो आप रेट जो लिख रहे हैं ना, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी कंपोनेंट रेज टू द पावर n। तो ये दोनों सेम है क्या, बहुत बच्चों को लगेगा कि सर रेट और रेट कांस्टेंट नाम एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन याद रखेंगे बालक, रेट अलग चीज है, रेट कांस्टेंट अलग चीज है। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, जबकि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, यस मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 - n इंटू पर सेकेंड, है ना। चलो हाल फिलहाल हमने कुछ डिफरेंस को बता रखा है, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहला डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में,
सबसे पहला बना हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन का पैराग्राफ। इसमें पहला पॉइंट है कि इट इज द स्पीड, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन उसी चीज को डिफाइन करता है। इट इज द स्पीड विद विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, किस रेट से रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट बना रहा है। ओके चलो, रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया था कि उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा क्या है? इट इज मेजर्ड एज द रेट ऑफ डिक्रीजेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, है ना। तो ये रेट इसी चीज को डिफाइन करता है कि किस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट बना रहा है या फिर प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट बना रहा है। जबकि रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। यदि एक के बराबर होगा तो ये वैल्यू उसके बराबर होगी। ठीक है, आगे थर्ड, इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मैंने पहले ही कहा था कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन वैरी करता है, तो वही है ना भाई रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि रेट कांस्टेंट में ऐसा कोई फर्क नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट हैज कांस्टेंट वैल्यू एट फिक्स्ड टेम्परेचर। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे कुछ और भी पॉइंट बताने हैं, वो भी हम बता लेंगे आपको। चलो आगे बढ़े हम। सही बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो चलिए, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जो है ना बालक, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आपको तो पता है कि सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करेगा। ये यदि डिपेंड करेगा तो रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्योंकि हमने पॉइंट ऐड नहीं किया इसके लिए हम इसको स्लाइड नहीं कर रहे हैं ऊपर, है ना। तो ये बात आप लोग अभी नोट डाउन में लिख सकते हो कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। कॉन्सेंट्रेशन से उससे कोई मतलब नहीं है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये पॉइंट दो आप ऐड कर लेना। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हमने आपसे पहले कहा कि जब हम नेक्स्ट यानी थर्ड लेक्चर लेकर के आएंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड फॉर गैसियस कंपोनेंट, जिसके लिए हम लोग प्रेशर टर्म यूज करते हैं। ओके, चलिए, तो आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, और तब तक आपका काम क्या है? अच्छे से नोट्स तैयार करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को पहुंचाना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।